साइबर अटैक काफी बढ़ रहे हैं। कि साइबर फ्रॉड हो गया, उसके बैंक से ऐसे पैसे निकाल लिए गए। ये लोग ट्रेंड हो गए, आते कहाँ से हैं? ये जो अटैकर होते हैं, हैकर होते हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट हाईली एक्सपर्टाइज इन साइबर सिक्योरिटी। वो ना लगे पड़े हैं। मतलब अगर 1000 टाइम्स में एक भी सक्सेस मिल गया उनको, अरे जैकपॉट फॉर देम। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट। सबसे खतरनाक कंट्री कौन सी है जो सबसे ज्यादा साइबर अटैक करती है अभी इंडिया पे? चाइना तो है ही, अब पाकिस्तान का भी बहुत हुआ था। तो मतलब ये क्या पूरी हमारे पे निगरानी रखे हुए हैं या फिर उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया है? तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये एक साइबर का टर्म है जिसको और एक तरीके से ओसिंट भी बोला जाता है, OSINT। अगर आपके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ना, मैं मेरे टीम को लगा दूंगा, मेरे को 1-1.5 घंटे में मेरा टीम रिसर्च करके आपका पूरा निकाल देगा डेटा। तो 100% सिक्योरिटी का कोई तरीका है B2C लोगों के लिए? गलत स्टेटमेंट भी हो सकता है, बहुत लोग शायद मेरे को गालियां भी देंगे इसके लिए, लेकिन अगर कोई बोलता है कि आई कैन गारंटी 100% सिक्योरिटी, नहीं हो सकता है। अर्चन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू Founder सो Field मच। के अंदर। अर्चन जी, आप एक ऐसे फील्ड में हैं जो आजकल काफ़ी बूमिंग में है, तो थोड़ा-सी एक डिटेल डिस्कशन मेरी तरफ से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। श्योर। फिर आपसे मैं समझने की कोशिश करूँगा कि आप करते क्या हैं और कैसे-कैसे करते हैं। सो साइबर अटैक और साइबर सिक्योरिटी। अभी साइबर अटैक काफ़ी बढ़ रहे हैं और हर बार आता है कि साइबर फ्रॉड हो गया, उसके बैंक से ऐसे पैसे निकाल लिए गए। तो क्या एक्चुअली ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, तो ये लोग आप लोगों से सीख रहे हैं, फिर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, या ये लोग ट्रेंड होके आते कहाँ से हैं? पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा है, पूरी दुनिया को अभी तक राइट नाउ, मतलब जो एक्सपर्ट हो चुका होगा उनको छोड़ देते हैं, बट पूरी दुनिया स्टिल ये मानती है कि साइबर सिक्योरिटी इज इक्वल टू एथिकल हैकिंग। करेक्ट। कि भैया अगर मैंने एक फिशिंग करके एक वेबसाइट हैक कर ली, तो मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गया, या फिर मैंने एक ईमेल भेजा और उसने मेरे को पासवर्ड भेज दिया, तो मैं एक साइबर एक्सपर्ट बन गया। तो आज के इस पॉडकास्ट में पूरी साइबर सिक्योरिटी, साइबर एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे आपसे, अर्चन जी। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। तो पहले तो आप बताइए, साइबर सिक्योरिटी इज़ इक्वल टू एथिकल हैकिंग होता है या नहीं होता है? नहीं तो डेफिनेटली नहीं होता है। तो ये एक बहुत कॉमन सा मिथ है जो आजकल के बच्चों में भी है, और दिस ये आज की नहीं है, बहुत पुराने दिन से चले आ रहे हैं, क्योंकि इथिकल हैकिंग ये टर्म बहुत फैला हुआ टर्म है। तो लोग समझते हैं अगर मैं कोई अकाउंट हैक कर लिया, कुछ कहीं पे अटैक कर लिया, तो वो साइबर सिक्योरिटी हो जाता है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का डिफेंस एंगल जो होता है, जो प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा सेक्टर है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि थ्रेट हंटिंग क्या होता है, फॉरेंसिक्स क्या होता है, मैलवेयर एनालिसिस क्या होते हैं, ठीक है? तो वो बहुत एक अलग सा सेक्टर है। दिस इज़ बियॉन्ड एथिकल हैकिंग, कंप्लीटली बियॉन्ड एथिकल हैकिंग, जो अब अब सब जगह पे ये भी हो गया है कि साइबर एजुकेशन बहुत कमोडिटाइज्ड हो गया है, राइट? तो लोग सही ढंग से नहीं पढ़ाते उनको। कॉलेजेस में तो अब छोड़ ही दो, क्योंकि कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन लोगों का माइंडसेट बहुत बिज़नेस माइंडेड है, तो वो नहीं पढ़ाते। जहाँ से पैसा आ रहा है तो वहाँ से वो लोग इन्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है? तो ये मेन फैक्टर है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है मतलब? देखिए, साइबर आपका हो गया कि जो भी चीज़ें इंटरनेट से आज कनेक्टेड है, हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? तो हर चीज़ को अटैक किया जा सकता है व्हिच हैज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है? नाउ सिक्योरिटी कम्स इन 2 फेजेस। ईदर आप उसको ऑफेंसिव साइड से चेक कर रहे हो कि उसमें कोई लूप होल है जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, दैट इज वन एंगल। और सेकेंड एंगल ये होता है कि अगर आपको पता चला कि इसमें ये लूप होल है, तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है? तो ये सब कुछ आ जाता है साइबर में। तो हम क्या सोचते हैं कि वो जो अटैक वाला फेज है, उसमें भी बहुत बहुत सारे ऐसे क्लीशे हैं कि आपको एक बाउंड्री के अंदर रह के करना होता है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं डिस्क्लोजर प्रोग्राम, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम, ठीक है? तो ओवरऑल अगर अगर अब देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव बोथ। ठीक है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। करेक्ट। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करोगे कि साइबर सिक्योरिटी ऑफेंसिव क्या होती है और डिफेंसिव क्या होती है? डेफिनेटली। तो देखिए, जिनको हम इथिकल हैकर बोलते हैं, राइट? तो इथिकली हैकिंग समथिंग, राइट? तो इंडस्ट्री में इसको हम बोलते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी। मतलब आप खुद जाके
किसी को अटैक कर रहे हो, ऑब्वियसली कि आपके पास उनका परमिशन होना चाहिए कि मैं मान लो कि मैं ब्लैक पर्ल डीएफआईआर का ओनर हूँ, तो मैं बोला कि ठीक है, नाउ आप आओ, ब्लैक पर्ल डीएफआईआर वेबसाइट जो है उसको आप ट्राई करो कि मेरे वेबसाइट पे कितने वल्नरेबिलिटीज है, कितने लूप होल है जो अटैकर या हैकर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो टेस्टिंग शुरू करते हैं जिसको हम पेन टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इथिकली हैकिंग का पार्ट। ठीक है, तो उनसे हमें पता चलता है कि मेरे वेबसाइट में कितने फ्लॉज है, मेरे वेबसाइट में नॉट ओनली वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया आपका इथिकली ऑफेंसिव जो होता है, क्योंकि आप अटैक कर रहे हो, ठीक है, आप ऑफेंस कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि इथिकली हैकिंग और ऑफेंसिव सिक्योरिटी। और जब आपको पता चला कि दीज आर द सेक्टर जहां पे आपको ऑफेंस किया जा सकता है, तो आप कैसे प्रिपेयर्ड रहोगे उसके अगेंस्ट, अगर कुछ हो गया तो कैसे उसको मिटिगेट करोगे। ठीक है, तो दैट इज पार्ट ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, तो अगर आप आज के ज़माने पे देखोगे जो जॉब ओपनिंग्स है, यही मेन चीज़ है जो अभी का जो यूथ है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि अच्छा एथिकल हैकिंग कर लिया तो सब कुछ कर लिया, वो नहीं होता है। एथिकल हैकर कोई हायर नहीं करता है। इंडस्ट्री में आज कोई ऐसा रोल नहीं है जो एथिकल हैकर हायर करता हो। लोग हायर करते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी रिसर्चर और ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो उनके लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मैं उठ के चला गया, मैं कोर्स कर लिया एथिकल हैकिंग का, मुझे जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन हाँ, ऑपोजिट साइड में डिफेंस का जो है, बहुत सारे रोल्स ओपन हैं, बहुत सारे चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि वो सीखने वाली चीज होती है। तो वहां से एक्सपीरियंस गैदर करके फिर अगर अपना इंटरेस्ट है नहीं, डिफेंसिव पे नहीं रहना है, ऑफेंस करना है, तो हम जा सकते हैं। करेक्ट। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 2 चीज़ आती है। एक होता है कि जैसे एक इंडिविजुअल आदमी अभिषेक व्यास बी2सी, और एक होता है आपकी एक कंपनी बी2बी जो कि आपकी एक कंपनी है। राइट। तो क्या बी2सी में जैसे मान लो मेरा कोई ईमेल है या फिर फेसबुक आईडी, मतलब ज़्यादातर एक नॉर्मल इंसान का फेसबुक सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा होगा और एक जीमेल का आईडी पासवर्ड ज़्यादा होगा। तो क्या उसके लिए भी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसके लिए हमें खुद साइबर अवेयर होना पड़ेगा। तो दैट इज द मेन फैक्टर कि अब हम एक इंडिविजुअल पर्सन है, हम तो कोई किसी एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकते ना। तो हमें खुद कुछ चीजें समझ के करनी है कि पहली बात तो ये है कि जो अपना डिफॉल्ट पासवर्ड या फिर जहाँ पे भी आप लॉगिन करते हो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो करते हैं लोग। एक पासवर्ड कहीं हर जगह पे यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ईमेल एक्सेस आता है, एक चीज़ हम करते हैं जिसको हम ओऑथ बोलते हैं आज की चीज़ में, कि आप गूगल को यूज़ करके कहीं और भी वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन बाय फेसबुक, लॉगिन बाय गूगल। लेकिन हम क्या करते हैं ना, वो एक बार करके फिर भूल जाते हैं। फिर बहुत रेयरली हम ये करते हैं कि गूगल के सेटिंग्स में जाते हैं, फिर चेक करते हैं कि गूगल के पास अपने मेरे अकाउंट का एक्सेस कौन-कौन सी ऐप, कौन-कौन सी वेबसाइट के पास है। तो हम भूल जाते हैं करना। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप मान लो कि बैंकिंग सेक्टर पे आप काम कर रहे हो, आप खुद का बैंक यूज़ कर रहे हो, बैंकिंग वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, हमेशा ये करना चाहिए कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिनको हम बोलते हैं। और नॉट ओनली दिस इज़ नॉट अबाउट कि आपके पास पासवर्ड आ रहा है या ओटीपी आ रहा है, उसको भी बाईपास किया जा सकता है। ठीक है? एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं इविल जिंक्स। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं कि आपका मान लो कि आपका लिंक्डइन में आप लॉगिन करोगे, आपने आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, फिर क्या होगा, आपका अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है, आपके पास ओटीपी आएगा। करेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इसको हम बोलते हैं पेलोड, उसको जनरेट करके आपके पास में भेज दूंगा, एक फेक लिंक्डइन पेज बना के भेज दूंगा, आपको एग्जैक्ट दिखेगा लिंक्डइन का ही पेज है। अब जब लॉगिन करोगे, वो पासवर्ड डालोगे, तो मेरे पास एक सिग्नल आएगा कि आप ऑनलाइन हो। ठीक है, तो वो जो मैंने लिंक भेजा, उसी में एक स्क्रिप्ट रन होता है, जो क्या करते हैं, आपका जो एमएफए है वो कैश में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो वो एमएफए मैं वहीं से कलेक्ट करके वो सेशन को यूज करके लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे को ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके लिए लिंक पे क्लिक करना ज़रूरी है किसी भी आदमी करेक्ट, का। हाँ, तो इसीलिए वो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो आपके पास जो आए, मेल आए या फिर लिंक आए, उस पे हमेशा वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि क्या लिंक है। ठीक है, ठीक है, मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है, क्लिक करने में कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ना है।
क्लिक करने के बाद में क्या-क्या एक्सेस पूछता है? कुछ एक्सेस पूछता है या फिर कोई एक्सेस भी नहीं पूछेगा? नहीं, एक्सेस नहीं पूछेगा। अगर आपका ये कोई फेक वेबसाइट हुआ या फिर कुछ हुआ, चला जाएगा आपके वहाँ पे, लेकिन उसके पास लॉगिन पासवर्ड प्रॉम्प्ट आएगा। वहाँ पे आपको डालना है, वहाँ पे लॉगिन पासवर्ड। वहीं पे हम गलती कर देते हैं कि हम डाल देते हैं वहाँ पे, वो नहीं डालना है। ओह! तो आप ये कह रहे हो मतलब कोई भी अगर आपके पास फ़िशिंग के लिए, कोई भी अटैक के लिए कुछ भी लिंक आ गया, आपने क्लिक कर दिया तो उस पे घबराना नहीं है। आपने क्लिक कर दिया बट उसके बाद में कब आपने आईडी पासवर्ड अगर डाला, जैसे बैंकिंग का आ गया, मान लो आईसीआईसी बैंक का आ गया कि भई आपको लॉगिन करना है, ठीक है, आपकी एफडी रिन्यूअल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आपने क्लिक करके आईडी पासवर्ड डाला तब वो हार्मफुल है, करेक्ट, हाँ। उसके पहले तक नहीं है। ये भी नहीं बोलूँगा मैं कि कंप्लीटली नहीं है। कुछ-कुछ जगह पे एक चीज़ होता है ड्राइव बाय डाउनलोड, कि लिंक क्लिक करने पे भी आपके सिस्टम पे कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड हो सकती है, कुछ मैलवेयर आ सकता है जिसको हम वायरस बोलते हैं, वो आ सकता है। बट मेजॉरिटी में क्या होता है ना कि जो ये अटैकर्स होते हैं, दे ट्राई टू स्टील योर क्रेडेंशियल, ठीक है? बाय हुक्स और क्रूक्स। तो आप अगर पासवर्ड डाल रहे हो वहाँ पे, वो एक तरीका हो गया, ठीक है? हमें तो चौकन्ना रहना ही है कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मान लो कि आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लॉग्ड इन रहोगे ही ना। तो अगर कहीं और से, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे आए हैं कि रिसेंटली एक चीज़ हुआ था। मेरे पास एक फेसबुक अटॉर्नी का ईमेल आया था, ठीक है? बहुत लेजिटिमेट लुक का ईमेल था। वो उसपे बोला गया था कि आई हैव वायलेटेड फेसबुक पॉलिसी, कि मैंने एक वीडियो यूज़ किया है, जो मेरे पास राइट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, तो मैं वीडियो वो यूज़ किया हूँ फेसबुक का कोई ऑडियो पे। मैंने पूरा मेल पढ़ा। एग्ज़ैक्टली इट वाज़ लुकिंग लाइक अ लीगल नोटिस टू मी, ठीक है? लेकिन उसपे जो लिंक है, वो लिंक भी दिख रहा है फेसबुक का, लेकिन उसपे जब आप माउस लेके जाओगे ना, उसपे एक बिटली का लिंक आ रहा है, ठीक है? मैं क्लिक करा उसपे, वो क्या होगा, राउट होके फेसबुक पे नहीं जाएगा, वो जाएगा उसका एक अटैकर का वेबसाइट बना हुआ है, उसपे चला जाएगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये हो जाता है, और वो मेल आया था जीमेल से, ठीक है? आप अगर एक चीज़ मान लो कि कोई अगर अटॉर्नी मेरे को एक मेल भेज रहा है, लीगल कंसेंट भेज रहा है, तो उसका डोमेन से तो आना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया एज़ अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैंने क्या किया, पहली तो देखा, अच्छा, ये फेसबुक मेरे को अगर लीगल कंसेंट भेज रहा है, लीगल नोटिस भेज रहा है, कौन कंपनी के थ्रू भेज रहा है? मैंने उन कंपनी को चेक किया। उस मेल पे जो सिग्नेचर लिखा हुआ था, पहली बात तो ऐसा कोई बंदा, उसका वेबसाइट उसके अटॉर्नी में था ही नहीं। सेकंड बात, अगर वो कंपनी का एक्चुअल डोमेन है, अगर वो कंपनी का एक्चुअल जहाँ से वो ईमेल आ रहा है, ऑब्वियसली वो जीमेल से तो नहीं भेजेगा ना, कंपनी डोमेन से भेजेगा, तो दैट इज़ अनदर रेड फ्लैग, ठीक है? लेकिन वो जो मेरे पास आया था, वो बहुत ट्रिकी था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना कि हमें वो लिंक देख के पता चल जाता है कि इट्स अ फेक लिंक। लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, लिंक भी सही जनरेट किया था। लिंक के अंदर में एक हाइपरलिंक कर दिया था, जो आपको लेके जाएगा एक दूसरे मैलिशियस वेबसाइट पे, ठीक है? तो ऐसा तरीका बहुत सारे हैं। अर्चन जी एक बात बताओ ना आजकल पहले तो ये बात डिस्कस करते हैं छोटी-सी कि ये सब इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, हाइली एक्सपर्ट, तो ये तो ट्रेनिंग लेके आ गए ना बाकायदा सबसे, कि भैया कि हमको तो ऐसे बस अटैक करना ही है। तो ये तो ट्रेन्ड लोग हो गए या फिर वो लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्होंने थोड़ी-सी कुछ चीज़ सीख ली और फिर वो कर रहे हैं? तो देखिए, एक बहुत सा सिंपल एग्ज़ाम्पल है, इनको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज़, ठीक है? अभी चैट जीपीटी आ गया है, अभी बहुत सारे एआई टूल्स आ गया है। अगर आपको सही ढंग में कोई टारगेट मिल गया, तो लोगों को नहीं पता है कि कौन-सा एथिकल है, कौन-सा अनएथिकल है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% में केस में बता रहा हूँ, ये जो अटैकर होते हैं, हैकर होते हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट हाइली एक्सपर्टाइज़ इन साइबर सिक्योरिटी, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजीज़ है, उनके पास वो टूल्स है, उनके पास वो मैं क्या बताऊँ कि एक्सेस है, तो वो ना लगे पड़े हैं, ठीक है? उनके पास वही है। मतलब अगर 1000 टाइम्स में एक भी सक्सेस मिल गया उनको, दैट इज़ अ जैकपॉट फॉर देम, राइट? तो अभी अगर आप चैटजीपीटी में डालोगे, ठीक है, आई वांट टू टारगेट अ वेबसाइट, अगर डायरेक्टली डाल दोगे चैटजीपीटी मना कर देगा, आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन आपको ऐसे प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा कि चैटजीपीटी भी थोड़ा बहुत वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, कि आपको कुछ मैलिशियस स्क्रिप्ट दे दे या फिर अटैक करने का तरीका बता दे। बता सकता है वो वो। बता देगा, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिस्टम पे बैठना है, आपको बट वो कोड कंपाइल करना है, वो रन हो जाएगा। तो वही बात है, इस पे जो लोग आज के दिन के अटैक कर रहे हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, सो दे आर जस्ट स्क्रिप्ट किडीज़। अच्छा मतलब ऐसे आदमी के आदमी चाकू लग गया है जो बिल्कुल मार-काट कर सकता है। हाँ, एकदम।
गलत हाथ में चाकू दे दिया गया है। एक चीज़ और आ रही है, मेरे को बताने की कोशिश करना आप इसमें कि कुछ अटैकर्स ऐसा करते हैं, छोटी-छोटी कंपनीज़ को टारगेट करते हैं, जैसे मेरी कंपनी का ले लें, तो मेरे कंपनी का मेरा नाम लेंगे अभिषेक व्यास। हे आर यू फ्री? आई वांट सम 30,000 रुपीज़, और वो ईमेल आईडी कुछ अलग होगा, और वो बकायदा उसको मेरा नाम पता है कि ये फाउंडर है, और वो मेरे सारे एम्प्लॉयी को भेज देगा, और कुछ एम्प्लॉयी पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मतलब ये क्या पूरी हमारे पे निगरानी रखे हुए हैं, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया है? नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, ये एक साइबर का टर्म है जिसको और एक तरीके से ओसिंट भी बोला जाता है, OSINT, ओसिंट। हम क्या करते हैं, अगर आपके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ना, मैं मेरी टीम को लगा दूँगा कि अभिषेक के बारे में जो भी डेटा है मेरे को बताओ। मेरे को 1 डेढ़ घंटे में मेरा टीम रिसर्च करके आपका पूरा निकाल देगा डेटा, कि आप कहाँ पे सोशली एक्टिव हो, आप कौन-कौन से वेबसाइट पे लॉगिन हो, ठीक है? आपका घर कहाँ पे है, आपका कुछ ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह, वेबसाइट, ये सब मिल जाता है, इंटरनेट में सब मिल जाता है। अपने पास टूल भी है ऐसा, ठीक है? जिनको हम ये सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, हम निकाल लेते हैं डेटा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज के दिन में डेटा निकालना, किसी के बारे में जानना। तो हमें बस ऐसा भी नहीं है कि हमें उस पे बैठे रहना है कि अभिषेक के बारे में मुझे जानना है, ठीक है? हम एक ऑटोमेशन टूल चला देंगे, जितने भी मान लो कि आपने पॉडकास्ट किया, ठीक है? आपने लिंक्डइन पे कुछ बताया, कहीं पे कुछ एक्टिव हो, सारा डिटेल्स मेरे को क्रॉलर के थ्रू आ जाएगा, ठीक है? फिर मैं अपना वेपनाइज़ बना ही सकता हूँ, आपको मैं टारगेट करूँगा, अच्छा आपका वीक पॉइंट ये है, मैं समझ ल और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे देखो आप लोग का हम लोग का फ़ोन है, हम ये बात कर रहे हैं, राइट? तो फ़ोन का माइक्रोफ़ोन हमेशा ऑन रहता है, करेक्ट? तो हमने इस बारे में बताया, तो मैं घर जाऊँगा ना, तो मेरे पास अभी एड्स आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? कि हमने इस बारे में बात किया, ये चल रहा है, ये हो रहा है। तो डेटा सिक्योरिटी इज़ अ वेरी बिग रिस्क राइट नाउ, ठीक है? इंडिया में लॉ आया हुआ है, जिसको हम डीपीडीपीए एक्ट बोलते हैं, जो जीडीपीआर का इक्विवेलेंट है, जो यूरोप कंट्री में बहुत पहले से था। लेकिन वही है, कितने लोग उसको जानते हैं सही ढंग से, उसको अप्लाई करना भी नहीं जानते। तो यही है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो कितना भी कर ले तब भी अवेयरनेस तो नहीं आ पाएगी इंडिया में, अगर मतलब पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, कंटेंट भी इतना ज़्यादा है, तो हर चीज़ की अवेयरनेस लेना तो इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग। डेफ़िनिटली, तो उसी का क्या है ना कि हमें माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा। एक माइंडसेट है कि लोग सोच ले, हम क्या करते हैं, मान लो कि आपका आज का जो जेन ज़ी है या फिर जो यंग जनरेशन है, वो क्या करते हैं, वो आउटकम पे ड्रिवन है, ठीक है? मेरे को अगर कुछ चाहिए, तो मैं नहीं सोचूँगा कि 10 स्टेप में जो कर रहा हूँ, उसमें अगर कुछ मेरे को हार्म हो रहा है कि नहीं। कंज़्यूमर का भी यही है, उनको एंड गोल चाहिए, ठीक है? वो नहीं देखेंगे कि उस 10 स्टेप में अगर कुछ हार्म मैं साइन कर दे रहा हूँ या फिर कुछ कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो वही माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम भी, जैसे अब मेरे कंपनी के थ्रू, ब्लैक पर्ल के थ्रू, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एजुकेशन है, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में फ्रॉम डे 1 सिखाया जाए। ब्रेक डाउन दैट ऑर्थोडॉक्स सेमेस्टर वाला मॉडल। नहीं होगा, क्यों, थ्योरी थ्योरी पढ़ के क्या करोगे? ठीक है? नहीं हो पाएगा। तो एक बात बताओ, कोई ना ये सोच लेता है कि मान लो कि मैंने मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया है, मतलब वो 16 डिजिट और 18 डिजिट का डाल लिया है, तो क्या वो वास्तव में सिक्योरिटी हो गई मेरे लिए? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि देखो, आप अगर 16 डिजिट कर लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड कर लिए, हाँ, उसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके पास सुपर कंप्यूटर भी आके रख दोगे, जो वो जिसको हम ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं, रेनबो टेबल अटैक बोलते हैं, वो करके बहुत मुश्किल है, वो 30-35 साल लग जाएगा। लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, वो देखना कि ब्राउज़र में ऑप्शन आता है, ठीक है? डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड? सेव कर लेते हैं हम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेमोराइज़ करने की। मैं क्या करूँगा, अगर मैं अटैकर हूँ, तो मैं आपको एक मेल भेजूँगा, ठीक है? एक लिंक उसमें रहेगा, कुछ बहुत सारा जिसको बोलते हैं ऑफ़र वगैरह, जो आप, और ये भी चीज़ें हैं, मैं आपका स्टडी करूँगा कि आप कौन-सी चीज़ में रुचि रखते हो। मैं स्टडी करूँगा, फिर आपको मैं क्राफ्ट करके मेल भेज दूँगा। तो फिर क्या होगा, वो जब भी वो लिंक पे क्लिक करोगे ना आप पे सिस्टम पे एक मैलवेयर आ जाएगा, जो जाएगा बैठ जाएगा आपके ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र में जो स्टोर हो रहा है, वो कैप्चर कर लेगा और वो भेज देगा अटैकर को। तो फिर हो गया। अच्छा, मैं जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो मैंने उससे पूछा, यार तू कैसे, क्योंकि तो हमारी भी आईटी कंपनी है, तो थोड़ा सिक्योरिटी देखना पड़ता है। मैंने कहा तेरा आईडी पासवर्ड तू कैसे सेव करके रखता है?
तो उसने बोला अभिषेक यार मैं तो पहले तो वही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखता हूँ, वो पासवर्ड आएगा, फिर मेरे पास आएगा येस लॉगिन, वो आएगा। उसके बाद में मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है डीओ मोबाइल करके, एंड जिसमें वो कोड आता है कोड। तो वो थर्ड ऑथेंटिकेशन हो गया, वो जब तक वो कोड डाला नहीं जाएगा तब तक वो लॉगिन नहीं होगा। तो क्या इससे पूरी एकदम सिक्योरिटी हो गई अभी? नहीं तो देखिए, आपका जो अभी कन्वेंशन है, हाँ, दैट इज लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू ब्रेक थ्रू। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आप सिक्योर हो अनटिल अनलेस आपने कुछ गलती किया हो करने में। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, इस पे भी एक अटैक होता है जिसको हम बोलते हैं एमएफए फैटिग। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैंने शायद आपका यूजर नेम पासवर्ड कहीं से मांग लिया, डार्क वेब से हुआ या फिर कहीं से मैं एक्वायर कर लिया। मैं क्या करूंगा, आपके पास ना एमएफए रिक्वेस्ट से मैं बोम्बार्ड कर दूंगा आपको। आपके मोबाइल पे ना, आप जब तक मेरे को वो यस नहीं करोगे लॉगिन, आपके पास एमएफए आता ही रहेगा, नोटिफिकेशन आता ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं फैटिग अटैक। तो लोग क्या करता है यार, पता नहीं सिस्टम पे कुछ हो रह गया होगा, मैं भूल गया होगा, चलो कर देते हैं यस, डाल दिया वहां पे यस, तो फिर एक्सेस हो गया। हाँ, लेकिन वही बात है, सबसे वीकेस्ट लिंक हम ह्यूमन ही है। अब जितने भी चीजें आप डाल लो, जैसे आपने बताया ना कि 3 फैक्टर, एक पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, सेकेंड ऑथेंटिकेटर ऐप जहां पे अपने वो टोकन आ रहा है, वो टोकन आप डाल रहे हो फिर जाके लॉग इन हो रहा है, दैट इज वे मोर सिक्योर। मैंने नहीं कह रहा हूं कि हाँ बहुत हो सकता है, तो 100% सिक्योरिटी का कोई तरीका है B2C लोगों के लिए? नहीं है। ये मैं गलत स्टेटमेंट भी हो सकता है, बहुत लोग शायद मेरे को गालियां भी देंगे इसके लिए, लेकिन अगर कोई बोलता है कि आई कैन गारंटी 100% सिक्योरिटी, नहीं हो सकता है। अगर मैं आपके पीछे लग गया, ठीक है, तो मैं कोई ना तरीका बताए, मतलब मैं निकाल ही लूंगा कि आई कैन ब्रेक थ्रू इन योर नेटवर्क। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अगर किसी को किसी से खुन्नस आ गई, भैया अब तो इसका मेरे को जीना आराम कर ही देना है, तो वो तो बस वो वो लग ही तो जाएगा। डर तो लग ही जाएगा, वरना उसके बाद आपके पास कोई तोड़ ही नहीं है उसका। नहीं नहीं है, तोड़ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा मैक्सिमम लेवल जो अटैकर आएगा या जो आएगा उसका लाइफ हम हेल्प कर सकते हैं, इन दैट मीन्स कि उसको सक्सेस ना मिले। डिफेंसिव प्रोटोकॉल इतना ज्यादा है कि उसको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये मैंने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक काम किया है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता फॉर एनी पर्टिकुलर, जिसको हम बोलते हैं साइबर इंसिडेंट का। तो ये भी हम बहुत सारे अटैक देखे हैं जो नेशनल लेवल पे स्पॉन्सर्ड होते हैं। चाइना से हो गया, रशिया से हो गया, जिसको हम एपीटी बोलते हैं। स्पॉन्सर्ड होते हैं अटैक सर वो? यस, स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है, तो उसका अगेंस्ट जो कंट्री, जिसको साइबर वॉर हम बोलते हैं, वो आपके पीछे लग जाता है। ठीक है, तो उसी में से आपको क्या करना होता है कि आपका डिफेंसिव प्रोटोकॉल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आप मॉनिटरिंग इतना स्ट्रांग कर रहे हो कि उसका ना टारगेट चेंज हो जाए, फिर वो बोलेगा अच्छा चलो ये बहुत मुश्किल है, मैं नेक्स्ट टारगेट पे हॉप इन कर जाता हूँ। ठीक है, तो वही है। तो मतलब वास्तव में अभी भी अभी ऐसा वॉर चलता है क्या? मतलब जो इंडिया के लोगों को तो नहीं पता होगा शायद, बट आप तो उस फील्ड में हैं, बहुत। तो साइबर वॉर एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है अभी? हाँ, अभी भी कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये होता ही रहता है, फॉर क्योंकि मैं डिफेंसिव साइड से हूँ। ठीक है, जब मैं अपने कंपनी से भी बोल रहा हूँ कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने ग्लोबल कस्टमर को, हम हर वीक में एक इंसिडेंट हैंडल करते ही हैं जो बहुत हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट है, जो अपने लोग हैंडल करते हैं, दैट वी कॉल एज P1 इंसिडेंट। ठीक है, जो एक्चुअली में साइबर अटैक हो चुका है, उसका इंसिडेंट रिस्पॉन्स हमें करनी है, एंड दिस ए रियल थिंग, ये होता है। सबसे खतरनाक कंट्री कौन सी है जो सबसे ज्यादा साइबर अटैक करती है अभी इंडिया पे? कंट्री का नाम तो ले ही सकते हो, हाँ, ले ही कौन सकते सी कंट्री है? हैं। चाइना तो है ही। हाँ। पाकिस्तान का भी बहुत हुआ था जब ये अपना सब कुछ। 15 लाख वेबसाइट अभी उन्होंने हैक करी थी, ऐसा न्यूज में था अभी, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जब चली थी बात। न्यूज में था, लेकिन उसका बहुत ठोस कोई एविडेंस नहीं है। अब सोशल मीडिया पे तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। अब हाँ, इंडिया का जो सर्ट टीम है, सर्ट इन जो टीम है, बहुत कैपेबल टीम है। दे आर क्वाइटली हेविली एजुकेटेड पीपल, इनके पास टूल्स है, सब कुछ है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हाँ, गलती हम क्या कर देते एज अ, मान लो कि बिजनेसमैन और एज अ कंज्यूमर, हम उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। ये मैंने बताया ना कि डीपीडीपी एक्ट, सर्टिन का भी, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उनका एक प्रोटोकॉल है कि आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए तो ये आपको मानना ही है। लेकिन हम वो नहीं मानते क्योंकि हमें तो आउटकम से मतलब है। करेक्ट, करेक्ट।
मतलब आपने बोला कि कोई भी, अगर आप कोई भी साइबर एक्सपर्ट है, वो किसी का डेटा भी निकाल सकता है इंटरनेट से कि इस बंदे ने ये करा है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि सारे अमीर लोग इंटरनेट पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कितने भी अमीरों की लिस्ट उठा लो, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। करेक्ट, नहीं मिलती है। और वो खुद भी नहीं हैंडल करते ना, उनका पीआर टीम है, एजेंसी हैंडल करते, तो वो नहीं एक्टिव उतना नहीं रहते सोशली। जो भी साइबर अटैकर होते हैं जो अदर कंट्रीज़ के, वो सबसे ज़्यादा अटैक किस पे करेंगे? गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, उनके डेटा पे, या फिर आम जनता के ऊपर अटैक करेंगे? नहीं, आम जनता के ऊपर डायरेक्टली नहीं करते क्योंकि उनका टारगेट बड़ा होता है, ठीक है? अगर आप मान लो कि आधार का वेबसाइट अब मैंने अगर टारगेट किया अटैक करने की, ठीक है? यूआईडीआई का बहुत हैक हुआ है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से मेरे को तो पूरा इंडिया का डेटा मिल जाएगा ना, तो मैं इंडिविजुअल बंदे को अटैक नहीं करूँगा। मैं पर्टिकुलर वेबसाइट को अटैक करूँगा या गवर्नमेंट एजेंसीज़ को अटैक करूँगा जो जिनका सिक्योरिटी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। और ये मैं मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया का बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट है, इनका सिक्योरिटी लेवल बहुत उतना अच्छा नहीं है, बहुत लो क्वालिटी सिक्योरिटी लेवल है, ठीक है? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज़ अ कॉस्ट सेंटर फॉर एवरीवन, ठीक है? क्योंकि यहाँ से इनकम नहीं आता है, यहाँ से खर्चा ही होएगा। तो लोग सोचते हैं अगर कुछ नहीं हो जाता है, मेरे को क्यों खर्चा करना? तब तक उस पे ध्यान नहीं देंगे। तो वही है, साइबर अटैकर टारगेट करेंगे जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनको। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी साइबर अटैक, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे अगर अटैक करती है साइबर सिक्योरिटी में, अगर उन्होंने डेटा निकाल लिया, चलो आधार का डेटा निकाल लिया, तो अल्टीमेटली ये जो पूरा डेटा है वो फाइनेंशियल फ्रॉड पे आके खत्म होगा। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती हैं, एक तो अटैकर का मोटिव क्या है, ठीक है? फाइनेंशियल फ्रॉड तो ऑफ कोर्स हो भी सकता है। नाउ अगर आप जैसे मैंने बताया कि जो नेशन स्टेट या नेशन स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं कि वो जो डेटा है, वो कहीं और तरीके से यूज़ करें। मान लो कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनके पास इतने सारे पासपोर्ट आते कहाँ से हैं, ठीक है? वो लीगल डेटा, फिंगरप्रिंट, वो सारा आते कहाँ से है, कैसे बाईपास होता है? ठीक है, तो आधार के वेबसाइट में अपने सारा डेटा है वहाँ पे, सारा बायोमेट्रिक है, सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है? तो अगर आपका वो डेटाबेस का एक्सेस मिल गया, तो इट बिकम्स वेरी ईज़ी ना कि आप एक डुप्लीकेट पासपोर्ट बना दो किसी और के नाम पे, किसी का और का फ़ोटो चिपका दो, उसका बायोमेट्रिक यूज़ कर लो, ठीक है? तो वो हो जाता है कि आपको अगर कोई ने टारगेट किया हुआ है कि नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर हो गया या फिर हैकर हो गया, वो जाते हैं दूसरे लेवल पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हाँ, छोटा-मोटा चीज़ें लोग करने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ दीज़ में फाइनेंशियल पे ही वो लॉस खा जाते हैं। लास्ट में फाइनेंशियल पे आके ही खत्म होगा वो, या तो आतंकवादी कोई घटना घटित करने के लिए कोई करेंगे, या फिर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉड करने के लिए करेंगे, तो अल्टीमेटली लास्ट में आके यहीं अटक जाएगा आदमी। तो मतलब ये वॉर बोली जा रही है, तो मतलब क्या होगा? मतलब अगर मान लो कोई, अगर कोई कंट्री किसी कंट्री पे वॉर, मतलब साइबर अटैक करती है और बहुत धड़ल्ले से करती है, तो क्या सारा पैसा निकाल के खत्म कर देगी? ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप अगर मान लो मैं एक बहुत एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक साइबर अटैक की। ओटी का इंडस्ट्री है आजकल इंडिया में भी बहुत बूम हो रहा है, जो हम ईवी सेक्टर है, हम और मशीन बना रहे हैं जो ईवी बैटरीज़ बना रहे हैं, ठीक है? तो मैं अगर अटैक किया कोई ओटी इंडस्ट्री में, उसका मैं मशीनरी डाउन कर दिया, ठीक है? तो उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो वो वहाँ से जो फ़ाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, तो जो प्रॉफ़िट मार्जिन है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो अल्टीमेटली टारगेट होगा इंडिया के जीडीपीआर पे। अगर बिज़नेस ड्रॉप हो गया, ठीक है? तो मैं ऐसी कंपनी के साथ भी मैंने काम किया है जो लोग अम, बीएफएसआई सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है और दूसरी तरफ से कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेक्टर भी है। तो वहाँ पे अगर आपका प्रोडक्शन बंद हो गया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जब अटैकर आएँगे, आपका कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर जहाँ पे अटैक करेंगे, उनका टारगेट पैसे का हमेशा नहीं होता। उनका टारगेट होता है कि उनको डाउन कर दो, बिज़नेस बंद कर दो उनका। हाँ, तो वहाँ से वो जो रिकवरी फ़ेज़ होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अच्छा अर्चन जी, फिर एक बात बताओ, कोई भी B2C यूज़र या फिर कोई भी कंपनी सिर्फ़ एक एंटीवायरस, अच्छे 4-5 एंटीवायरस अगर अपने पीसी, लैपटॉप्स में अगर डाल दे और इंस्टॉल कर दे उसको अच्छे तरीके से, तो क्या वो काफ़ी नहीं है फिर डिफेंसिव सिस्टम को रोकने की, मतलब सिस्टम को बचाने के लिए? देखिए, अभी के ज़माने में जैसे कि मैं अगर विंडोज़ की बात करता हूँ, तो विंडोज़ का डिफेंडर बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में इंस्टॉल होके आते हैं। तो वो ज़माना गया जब हम वो एक एंटीवायरस खरीद के लाइसेंस दे के डालते थे, ठीक है? काफ़ी हद तक येस यू आर प्रोटेक्टेड। अगर वही मैंने बताया कि अगर आपने कुछ गलती ऐसा ना करा हो कि जो आपको करना नहीं चाहिए।
देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कि एक ईडीआर बोल के टेक्नोलॉजी है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, जो एंटीवायरस का अपग्रेड वर्जन है। उसको भी बाईपास किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, आपके सिस्टम मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से एबनॉर्मली हो रहे हैं, या फिर कुछ अगर ऐसा एक्शन हुआ जो विंडोज को नहीं करना चाहिए, वो ब्लॉक करता है। ठीक है, अगर मैं वो पैटर्न समझ गया, मैं एक ऐसा पेलोड सिस्टम में डाल दिया जो वैसे ही बिहेव करेगा, तो एंटीवायरस को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है। अम, मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा। तो जैसे मैं, आप मान लो कि सिस्टम में चीजें चल रही है, आप राइट क्लिक किया, टास्क मैनेजर ओपन किया, वहां पे क्या आपका सब एप्लीकेशन दिखता है, करेक्ट? मान लो आपका गूगल क्रोम है, ठीक है, मैंने एक आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दिया जिसका नाम chrome.exe है, लेकिन वो मैलवेयर है, ठीक है, वो सिस्टम पे चल रहा है। तो उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि उसको एंटीवायरस नहीं पकड़ पाएगा, कि वो, क्योंकि वो सिमिलर लुकिंग है, लुक अलाइक है। मतलब एक साइबर सिक्योरिटी की एक्चुअली किस कंपनी को ज़रूरत है यार? किस B2C पर्सन को ज़रूरत होती है साइबर सिक्योरिटी की? um, देखिए, एज अ पर्सन, बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो हर बिजनेस को जरूरत है। आज के टाइम पे हर बिजनेस की जरूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट का डीपीडीपी एक्ट का जो फाइन है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, उसमें जो भी बिजनेस करते हो, डजेंट मैटर कि आप एजुकेशन पे हो, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे हो, आप बीएफएसआई, आईटी, बैंकिंग, हर जगह पे कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको करना ही करना है। अगर आपका कोई डेटा ब्रीच हो गया तो उसका जो पेनल्टी है, वो भरते भरते कंपनी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप मान के चलो। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन है फॉर एवरी बिजनेस। और जो आप कंज्यूमर की मतलब B2C की आप बात कर रहे हो, जैसे एज अ पर्सन मेरे को क्या करना चाहिए कि, हाँ तो ठीक है, अगर मेरा कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक ना, तो उस पे क्या करना है कि मेरा एक्शन जो है वो तुरंत आना चाहिए, कि मैं पासवर्ड रोटेट कर लिया, पासवर्ड चेंज कर लिया, मैं अवेयर हुआ कि अच्छा, कहीं से मेरे को कुछ अलग सा चीजें हो रही है मेरे अगेंस्ट पे, तो मैं थोड़ा अलार्म हो गया। लेकिन मैं, हाँ, पर्सनल लेवल पे उतना ज्यादा नहीं है, बस अवेयरनेस आना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी एक बात बताओ, जैसे इस साल लगभग-लगभग 2025 में जितना भी साइबर अटैक हो रहा था, साइबर सिक्योरिटी थी, वो 47% से ग्रो कर गया है। ये तो एक न्यूज़ रिपोर्ट है। तो इससे क्या एक जो रास मॉडल है रैनसम एज़ अ सर्विस, तो क्या इससे एक बिज़नेस मॉडल बन गया है क्या इस चीज़ों का? या फिर ये बिज़नेस मॉडल बनाने के लिए ऐसा किया गया था? नहीं, तो देखो, ये रास तो एक बिजनेस मॉडल है, इसके साथ बहुत और भी बिजनेस मॉडल है। हमारा डार्क वेब में जाओगे तो उसमें क्या होता है, उसपे आप पैसा दोगे, आपको मैलवेयर बेचा जाएगा, ठीक है? और वो क्या होता है ना, वो जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वी आर एमएसएसपी, ठीक है? और ये जो रास आपने बताई, ये बहुत अच्छी टर्म है, लोगों को नहीं पता है कि रैनसमवेयर एज अ सर्विस। तो क्या होता है, लोग बैठे हुए हैं, आपको रैनसमवेयर सिर्फ आपको नहीं देंगे, उसको मैनेज भी करेंगे, कि अगर सिस्टम एन्क्रिप्टेड नहीं हो रहा है, तो क्या करना है उसको, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि बिजनेस मॉडल बनाने के लिए साइबर अटैक इंक्रीज हुआ। आज के दिन में इतने सारे एआई चीजें आ गई हैं, इतने चीज, तो ये सब चीजें बनाना बहुत आसान हो गया है। पहले अगर मेरे को पाइथन नहीं आता था, तो मैं कोई स्क्रिप्ट ही नहीं बना पाता, राइट? तो अभी मैं जाके चैट जीपीटी में डालूंगा, मेरे को ये चाहिए, वो बना के देगा। अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो मैं इसको ट्यून कर दूंगा थोड़ा बहुत, और मेरा टूल बन जाएगा। करेक्ट। तो यही सब चीजें ना एडवांस्ड में जाके, जो मैंने बताया ना, स्क्रिप्ट किडीज, ये लोग बहुत एजुकेटेड नहीं है। ये लोगों को पता है कि हाँ, ये लोग बहुत मोटिवेटेड है, कि उनको करना ही है। ठीक है, तो वो लग जाएंगे, वो करेंगे, और फिर आपका पास जैसे कि आरएस सर्विस हो गया, ऐसे करके फिर आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि पैसा निकालो, नहीं तो आपका बिजनेस डाउन कर दो। करेंगे, वही करेंगे। अच्छा अर्चन जी, चैट जीपीटी की बात हम बार-बार कर रहे हैं। तो सैम ऑल्टमैन ने भी आज शायद न्यूज़ में ये बोला है कि इंडियंस चैट जीपीटी में सबसे ज़्यादा वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं? वेलकम और थैंक यू। उससे करोड़ों रुपए की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है उन लोगों की, क्योंकि जब भी वो डालते हैं तो एक क्वेरी बढ़ती है, फिर सर्वर लोड होता है, फिर सबसे ज़्यादा आता है। तो चैट जीपीटी को एज़ ए ह्यूमन वो ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। बात करते हैं, "अरे सर, थैंक यू चैट जीपीटी, भाई थैंक यू, क्या कर रहा है?" तो लोगों को समझना होगा चैट जीपीटी एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप अपनी क्वेरी डालोगे तो वो आपको एक डेटा वेटा निकाल निकाल के अंदर से आपको एक चीज़ निकाल के दे देगा, आपको एक नया थॉट प्रोसेस देने के लिए। वो आपका ब्रदर या पापा मम्मी नहीं है।
सही बात है, ये सही बात है। नहीं, दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि और भी क्यों करते हैं, मेरे टीम में भी कुछ लोग करते हैं। मैं देखा हूँ क्योंकि अपने पास बिज़नेस लाइसेंस है, ठीक है? हम क्या करते हैं, ठीक है, मैंने उसको बताया कि भाई देखो ये अपना यूज़ केस है, तुमको ये चीज़ डेवलप करनी है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी। तो उसने क्या करा, उसने मॉडल चेंज किया, बोलता है कि नाउ मैं आपसे हिंदी में बात करूँगा, ठीक है? उसने लिखा, तो चैटजीपीटी बोला सही, ठीक है भाई, अब हिंदी में बात करते हैं, ठीक है? तो उसने वो सारा कुछ चीज़ें करा और उसने लास्ट में बोलता है, ठीक है, मेरे को अभी थोड़ा बाहर जाना है, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी वो मेमोरी में स्टोर करके रखो, मैं वापस आऊँगा फिर शुरू करेंगे काम, ठीक है? तो ये सब चीज़ हो रही है कि, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आ जाए ना कि हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सारे चीज़ों में ईज़ी प्रोसेस ढूँढने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और लोग आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे ऊपर डिपेंडेंट है, इतना ज़्यादा लोनली है, इतना ज़्यादा सिस्टम पे डिपेंडेंट है। हम कहते हैं ठीक है, अपने पास क्या है? अपने पास एक प्रॉम्प्ट आ रहा है, हम अपने पास अच्छा आंसर आ रहा है तो हम करेंगे। वो हम तो वो नहीं सोचेंगे ना कि एज़ अ बैकएंड में वो कितना प्रोसेस हो रहा है, कितना चीज़ें हो रही है। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसमें चैटजीपीटी ने बोला कि भाई, हाँ। तो वो हिंदी लैंग्वेज को कैसे समझता है कि तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई? क्योंकि वो क्या होता है ना, उनके उसके अंदर में इतना सारा डेटा ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में डाल रखे हैं, इतना लर्निंग मॉडल इतना मैच्योर है, तो ये नॉट ओनली अबाउट चैटजीपीटी, जेमिनी पे आप जाओ, दूसरे मॉडल पे जाओ, लामा पे जाओ, आप दूसरे मॉडल पे जाओ, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि आपने हिंदी में बात करना शुरू किया, तो नॉर्मल क्या हो जाता है ना, वो भाई वाला टर्म एक आ जाता है कि हिंदी जब शुरू होता है, अच्छा ठीक है, चलो वो थोड़ा भाई निकल आता है, ठीक है? तो उनका लर्निंग पे इतना हम लोगों ने डेटा वहाँ पे ऑलरेडी पुश कर रखे हैं, तो दैट कम्स आउट ऑटोमेटिकली। मतलब भाई बना दिया चैटजीपीटी को। गज़ब लोग हो यार आप, मज़े कर दिए। अच्छा एक बात बताओ कि जब भी कोई साइबर अटैक होता है और मान लो किसी का किसी वेबसाइट पे साइबर अटैक हो गया, अब सबसे पहला स्टेप उसको क्या लेना है? करेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस, ठीक है? तो हम क्या करते हैं एज़ अ ब्लैक पर्ल, एज़ अ कंपनी ऑल्सो हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो जब ये अटैक हो गया, साइबर अटैक हो गया, सबसे पहले हम बोलते हैं कंटेनमेंट, ठीक है? कि कैसे अटैकर को निकालना नहीं है, उसको ब्लॉक कैसे करना है। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है कि आपको पता चल गया कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आपने अटैकर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है? वो क्या करेगा, वो ना डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नहीं ये जानकारी अभी तक है कि उनके उसके पास क्या-क्या चीज़ों का एक्सेस है। उसको अगर भनक लग गई कि आपने समझ लिया कि यू आर ऑलरेडी इनसाइड, वो आपको डिस्ट्रक्टिव करके वो सब खत्म कर देगा। तो इसीलिए उसका क्या होता है, इसको हम कंटेनमेंट बोलते हैं। आपका जो नेटवर्किंग टीम है, उसको बोला जाए ठीक है, ये मशीन इन्फेक्टेड हुआ है, इसका नेटवर्क लैन ऑफ कर दो। ठीक है? कि अटैकर उस पे अगर है भी, कहीं बाहर ना जा पाए, जिसको हम लैटरल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट एक्शन आता है कंटेनमेंट फ्रॉम अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि मान लो कि अ कस्टमर का डेटा इम्पैक्ट हो गया है, उस टाइम के बाद हमें पता चला है, तो ऑफ कोर्स बीइंग इन इंडिया हमें तो सर्टेन को नोटिफाई करना चाहिए विदिन 72 आवर्स आई थिंक राइट नाउ। और फिर वो लोग आके, वैसे हम भी वो करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस। हम उस पे इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है, इंसिडेंट को कैसे हैंडल करनी है, कैसे कंटेनमेंट लेना है, कैसे रिकवरी करनी है, ये सब प्रोसीजर के हिसाब से हम करते हैं। ठीक है? तो वही है, अगर आपका अटैक हो गया, अर्ली स्टेज में आपको पता चला, डू द कंटेनमेंट। अगर आप लेट स्टेज में पता चला कि जब ऑलरेडी डेटा बाहर जा चुका है, चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको फिर सर्टेन का पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर लीगल गाइडेंस की ज़रूरत है। एक बात बताओ, आपकी कंपनी का नाम है ब्लैक पर्ल, यस। तो इतना खतरनाक नाम क्यों रखा आपने? तो देखो मेरा कंपनी, ब्लैक पर्ल जहाज वो वाला, हाँ, वो वो क्या तो नाम था उसका? मूवी। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, हाँ, हाँ। पायरेट्स ऑफ के। तो मैं उसका फ़ैन तो हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें PARL आता है, ठीक है? तो मेरे में PERL है, तो पर्ल एक लैंग्वेज है, ठीक है? तो ऐसे अगर आप थियोरेटिकली देखोगे, ब्लैक पर्ल बहुत रेयर है, और पर्ल मैंने लैंग्वेज का डाला है, क्योंकि अगर आप पर्ल सीख रहे हो, तो दैट हेल्प्स यू वेरी मच टू क्रिएट एनी टूल और एनीथिंग इन साइबर सिक्योरिटी एंगल में, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गया, और मेरे कंपनी के नाम पे सेकंड है DFIR, ब्लैक पर्ल DFIR, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो हम ना अपना वही सर्विस है, क्योंकि हम इंडिया का जो ब्रांड है, जो हम करना चाहते हैं कि एज़ अ
B2B में हो गया, B2C में हो गया, एजुकेशन साइड में हो गया, हम अवेयरनेस, सर्विस, तो हमारा बोल्ड लाइन ही वही है कि जो टैगलाइन हम बताते हैं उसको कि फॉर डिफेंडर्स बाय डिफेंडर्स। तो हम लोग डिफेंड कर रहे हैं उनको, तो हम करते रहेंगे। दैट इज आवर टैगलाइन और दैट्स द न्यू। इंडिया में कितनी साइबर एक्सपर्टीज वाली कंपनी होगी इंडिया के अंदर? बहुत है, बहुत कितना सारे। नंबर्स अगर देखें अगर अपन की, um, कितने साइबर एक्सपर्ट अभी तक होंगे इंडिया के अंदर? साइबर एक्सपर्ट तो बहुत है। ऑपोजिट साइड से बहुत सारे ओपन जॉब्स भी है जहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही हैं। जैसे कि मैं खुद के बताता हूँ, मेरे कंपनी में भी अभी 3-4 ओपनिंग है। मैं ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? लोग ढूँढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। जो मेरे को चीज़ें चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सेम गोज़ फॉर अदर कंपनीज़ ऑल्सो, ठीक है? तो अगर आप देखे जाओगे कि जो लोग, यही मैंने बताया कि अपना माइंडसेट ना हम ऐसे ना, वो होता है ना कि एक लगा दिया, बस बता दिया कि यहीं पे चलो, हम चल रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करता हूँ, जो लोग क्या करते हैं ना, सब जगह पे बोलते हैं कि अर्चन, स्टूडेंट को ग्लोबल सर्टिफिकेशन बताओ। सर्टिफिकेशन बस। सर्टिफिकेशन करके क्या करोगे? तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। और मैं ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, जब मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ, लोगों के पास सर्टिफिकेट भरा पड़ा है। मैं सिंपल सा चीज़ें पूछता हूँ, नहीं जवाब देना पता। तो क्या फ़ायदा? डज़न्ट मैटर ना। तो वही चीज़ है कि लोगों को समझना चाहिए कि बहुत बड़ा ब्रांड से आप सर्टिफिकेट ले लिया, बहुत सारे कुछ चीज़ें कर दिया आपने, लेकिन आपका टेक्निकल हैंड्स ऑन जो नॉलेज है वो नहीं ग्रो हो रहा है। करेक्ट? तो कैसे आपको कंपनी रिक्रूट करेगा? तो इंडिया में बहुत ओपनिंग है साइबर में, जैसे मैंने बताया डिफेंसिव साइड में, नॉट इन ऑफेंसिव साइड। डिफेंसिव साइड में अगर लिंक्डइन में देखोगे, भरे पड़े हैं जॉब, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की एक सैलरी क्या हो सकती है? मतलब कहाँ तक वो पहुँच सकता है? कहाँ से शुरुआत करेगा और कहाँ तक पहुँच सकता है? अम, देखो, मैं डायरेक्ट नंबर नहीं बताऊंगा। मैं जब अमेज़न पे था, अम, अच्छा, आज इंडिया करंट में फॉर्च्यूनर का क्या प्राइस है? अगर ऑन रोड पता चले तो। 50 लाख के आसपास होगी? तो अमेज़न में अगर कोई इंजीनियर L6 में काम करता है इंडिया में, तो वो साल में 2 फॉर्च्यूनर तो ले ही लेगा। कैश में? तो इतना पे होता है सीनियर लेवल पे। तो अगर आप लोअर लेवल पे देखोगे, जो लोग एकदम फ्रेशर्स है, तो उनका मिनिमम 4 साढ़े 4 लाख से तो शुरू ही होता है मिनिमम। तो वो नाउ अगर वो बंदा बहुत अच्छा बंदा है, जो जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उनको 10-11 पैकेज भी मिल सकता मतलब कितना सिंपल है, मतलब छोटी-सी एक आपको एक मतलब एक्सपर्टीज़ लेनी है, कुछ साल प्रैक्टिस करनी है। मान लो आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो और आप पहले साल से शुरुआत कर दो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने की। तो पहले साल से लेकर जब 4 साल में आप आओगे तो मतलब कुछ-कुछ करना सीख लिया, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर लिया और बहुत सारा अगर आपने नॉलेज ले लिया, तो आपको भिड़ते ही कंपनी कम से कम 20-25 लाख का ऑफर दे देगी। हाँ, देती है। या तो लोग 3-3 लाख के लिए परेशान हो रहे हैं। हाँ, वही तो बात है। लेकिन वही है कि आपको सर्टिफ़िकेशन पे फ़ोकस नहीं करना है। काम पे को फोकस फ़ोकस करना है। करना है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, ठीक है? तो वो नॉलेज अगर आप गैदर कर पाओ, तो फिर आप जाओ, आपको कंपनी आपके पीछे आएगी कि। और एक चीज़ भी, आपका सोशल प्रेज़ेंस होना चाहिए कि आपको दिखाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। आप वोकल होना चाहिए, क्योंकि रिज़्यूमे एक पेज का होता है, वो पढ़ के मेरे को ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। मैं भी मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से बार-बार और स्पीक आउट करता हूँ। यही चीज़ बोलता हूँ कि मान लो 18-19 साल में, शायद 18 साल में 12th खत्म हो जाती है, राइट? सो 18 से लेकर 22 तक एक ग्रेजुएशन पीरियड कंप्लीट होता है। सो वहीं से अगर किसी बच्चे ने या उसके माँ-बाप ने उसको बता दिया कि यार ये डायरेक्शन है, थोड़ा-सा अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। अगर वही 4 साल वो पढ़ाई तो कर ही रहा है, पर साथ-साथ में उसने एक एक ऐड ऑन टॉप अप अपनी ज़िंदगी में ले लिया, तो भिड़ते ही बाहर मार्केट में आते ही मतलब ही विल बी अ रॉक सॉलिड गाय। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है जो आपने बताया। और चीज़ ऐसा है ना कि वही है कि अगर कोई ब्रांड है, कोई इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, जो लोग क्या बोलते हैं ना कि ठीक है, मेरे से ये सर्टिफ़िकेशन कर लो, ये कोर्स कर लो, आपको जॉब गारंटी देंगे। नहीं होता है वो। वो क्या करते हैं ना, आपके पास बहुत सारे एमओयू हैं, वो दिखा देते हैं, देखो ये बड़े कंपनी के साथ मेरे पास एमओयू है, आप आ जाओ, जॉब गारंटीड है। वो क्या करते हैं, आपके पैसा ले लिया, आपसे वो थियोरेटिकल कोर्स पढ़ा दिए, आपको सर्टिफ़िकेशन दे दिया, ठीक है? उसके बाद बोलेंगे चलो ये जॉब ना अभी तो नहीं है उनके पास, आप क्या करो, हमारा इंस्ट्रक्टर बन जाओ। ये ट्रैप है। ये भारी फँसा दिया है। एक तो गारंटी वर्ड देके के प्लस वापस वहीं पे वो इंस्ट्रक्टर बना के। ये कॉलेजों ने कर रखा है सर, आजकल क्या कर रखा है कि भैया कि बीटेक में आपको नौकरी नहीं, मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, एक काम करो मेरे यहीं पे टीचर बन जाओ या मेरे यहाँ पे कोई छोटी-मोटी फैकल्टी पे काम करने लग जाओ। तो
मैं बता रहा हूँ कि अभी जो देखेंगे वो हमको शायद कमेंट में भर भी देगी, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, बट स्टिल वो क्या कर रहे हैं, वहीं पे टीचर बन जाते हैं। ज़्यादातर मतलब हर कॉलेज में आपको कम से कम भी 50-60 फैकल्टी ऐसी मिल जाएगी जो वहीं की पढ़ी हुई वहीं पे काम कर रही है। नहीं, सही आज बात है। उनका कोई मिशन विज़न ही नहीं है सही ज़िंदगी में। बात है, क्योंकि वही ना, वही लैक का चीज़ें है कि वो सर्किल में हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो और भी चीज़ें मैं बहुत सारा ये व्हिसल ब्लो करता हूँ कि जो बाहर की कंपनी, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बाहर की कंपनी गलत होता है, अच्छा है, बहुत सारे कंपनीज़ अच्छे एजुकेशन, सर्टिफ़िकेशन को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो अपने बजट में नहीं आता है, अनअफोर्डेबल है। तो अपना ब्लैक पर्ल क्रिएट करने का यही एक विज़न था, जो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के, तो हम लोग कोयंबटूर में काम करते हैं केजीआईएसएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 साल हो गए, ठीक है? वहाँ पे थॉट प्रोसेस ही अलग है उनका। उनका जो सीईओ सर है, अरविंद सर, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। तो हम काम कर रहे हैं उनके साथ, उनके बच्चों को ये इनोवेशन लैब का आइडिया दे रहे हैं। हम शुरू से काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यही मोड आना चाहिए हर एक यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में, तो जाके ये चेंज आएगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आपका मिशन विज़न भी मतलब एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज़ की टीम बनाना है। मेरे को साइबर का आर्मी खड़ा करना है इंडिया में, तो क्या होगा कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े, डज़न्ट मैटर। और देखो, आप अगर देखोगे ना, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी में अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्राउडस्ट्राइक हो गया, दूसरी जगह पे इंडियन बहुत है। मतलब बहुत जगह पे हायर पोजीशन पे इंडियन लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग टैलेंटेड हैं, हम काम करना जानते हैं। तो वही बात है, अगर फ्रॉम कॉलेज एजुकेशन साइड पे हम चेंज लाके, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़, हमें फोकस नहीं करना है कि ब्रांड पे मत जाओ। ये देखो कि कौन बंदा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और उसको सेम पेन पॉइंट का नॉलेज है। उसके साथ अगर आप जुड़ोगे, तो वो आपको सही दिशा दिखाएगा। तो अर्चन जी, आपके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे, अगर कोई स्टूडेंट, तो वो कैसे जुड़ पाएगा? तो बहुत आसान है, मेरा लिंक्डइन हमेशा ओपन रहता है। लिंक्डइन पे मैसेज डाल दो, नहीं तो अपना टीम को रीच आउट कर सकते हैं, support@blackpearldfir.com पे आप मेल डाल दीजिए, हमारा टीम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देगा। बहुत बढ़िया अर्चन जी, मतलब आपने तो आज काफ़ी खतरनाक चीज़ें दी। पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, ये किरानास प्रो करके एक ऐप है, उसको भी शायद अभी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है साइबर सिक्योरिटी अटैक करते हुए, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहो? यही बताऊँगा कि जो डेवलप कर रहे हो, डेवलपमेंट की शुरू में जो एसडीएलसी लाइफ साइकिल होता है, वहाँ पे साइबर को लाओ। ऐसा नहीं है कि आपने डेवलप कर दिया, जीटीएम हो गया, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी हो गया, आप डाल दिए, फिर आके आपने बोला कि कुछ हो गया, फट गया, अब लेके सँभालो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी है, आप जो भी चीज़ें डेवलप कर रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर स्टूडेंट ऑल्सो, कि अगर आप डेवलपमेंट फेज़ में भी जाओगे, डेवऑप्स में जाओगे, साइबर सिक्योरिटी हर जगह में आएगा, ठीक है? तो साइबर एक ऐसा, अभी का सिचुएशन में एक ऐसा चीज़ है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कोई भी स्ट्रीम उठा लो, हर जगह पे इम्पोर्टेंट। या फिर संत महात्मा बन जाओ। वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अटैक नहीं करेगी। अर्चन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो एंड काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें बता दी, और लोगों को बुरा लगा हो तो माफ़ी, बट ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। हो सकता नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यूएबल है, अगर आपने इसको ढंग से और पूरा पॉडकास्ट को देखा हो तो साइबर सिक्योरिटी की पूरी नॉलेज ले सकते हो, और आपको लगे अर्चन जी से कॉन्टैक्ट करना है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर लो, ही इज़ अवेलेबल। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।